जो कि हमारी सिख कम्युनिटी यहाँ पर कनाडा में ज़ाहिर है एक उनका एक मेजर रोल है यहाँ पर। सबसे पुरानी उनकी हिस्ट्री है यहाँ आने की भी, और किस तरीके से यहाँ आकर जो है वो सिख आबाद हुए और किस तरीके से उन्होंने कनाडा के हर हिस्से में, सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि हर हिस्से में जो है वो अपना हिस्सा भी डाला। तो उस पर जो है चलते हैं। ये स्टोरी तकरीबन शुरू होती है 1897 में, जहाँ समझ लेंगे उस तरफ अगर हम दिलीप सिंह के जो बेटे की बात कर रहे हैं, दिलीप सिंह की? नहीं 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 नहीं। अच्छा, केसर सिंह की। हाँ, तो हम जो है मेजर साहब, मेजर कैसर सिंह, जो कि सिख रेजिमेंट के जो हैं लीड करते थे, उनका। लेकिन वो वैंकूवर में आए थे, उनसे पहले जो हैं वो जो महाराजा के बेटे थे ना, विक्टर जी जी जी, वो पहुंचे थे वहाँ पे हैलिफैक्स में। जी जी जी। ये बाकायदा तौर पर जिस तरीके से आए और उसके बाद जो आना हुआ उस पर हम बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं 1897 में, और 1897 में हम सब जानते हैं कि उस वक्त जो इंडिया था वो भी ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश कॉलोनी थी, और उस वक्त कनाडा भी अंडर ब्रिटिश था, वो भी कॉलोनी थी। तो वो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश कनाडा और ब्रिटिश इंडिया का टाइम था 1897 में, जहाँ पर जो है वो कह लें कि कुछ ब्रिटिशर्स जो थे उन वहाँ पर से ब्रिटिश इंडिया से यूँ कहते हैं कि उन्होंने जो है वो सफ़र करना था, कहाँ पर, यूके जाना था, और कुछ सोल्जर्स ने कनाडा से यूके आना था। तो इवेंट था क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन बल्कि डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली नहीं, डायमंड जुबली क्वीन विक्टोरिया की 1897 जून में। 22 जून 1897 में क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली की सेलिब्रेशन हो रही थी, जहाँ यूके में, जहाँ ब्रिटिश इंडिया से और कनाडा इंडिया से जो है वो शिप के ज़रिए कुछ लोग जो हैं वहाँ पहुँचने थे, जिसमें रसालदार मेजर कैसूर सिंह साहब भी जो है वो मौजूद थे, और उन्होंने जो है वो सिख रेजिमेंट जो है उसको लीड भी करते थे। तो उन्होंने सफ़र शुरू किया अपना ब्रिटिश इंडिया से, और वो वहाँ पर यूके पहुँचे। इसी तरीके से वो शिप, जब यूके से ये सेलिब्रेशन ख़त्म होती है तो वो शिप वापस जाता है, वैंकूवर आता है जनाब, कनाडा में, जो कि ब्रिटिश कॉलोनी थी, और वहाँ ज़ाहिर कुछ सोल्जर्स वहाँ भी उन्होंने ड्रॉप करने थे, और उसके बाद वो शिप वापस जो है वो इंडिया आ जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब वहाँ कुछ अरसे वहाँ पर वो रुकता है शिप, तो जो सिंह साहब हैं वो वहाँ देखते हैं कि यहाँ के जो माहौल है, यहाँ की जो लिबर्टी है, यहाँ के जो एक वर्क एथिक्स है वो बहुत डिफरेंट है। हालांकि दोनों जो है वो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, और लोग यहाँ फ्रीली रह रहे थे, फ्रीली काम भी कर रहे थे, और अपना इज़हार राय भी वो करते थे यहाँ फ्रीली, मतलब उनको किसी किस्म की कोई भी दुश्वारी नहीं थी। जबकि हमने देखा कि जब ब्रिटिश इंडिया था वहाँ पर आप इतना फ्रीली अपनी बात भी नहीं कर सकते, ना आप मूव कर सकते थे। तो कनाडा में जब वो यहाँ पर रुके कुछ टाइम के लिए, तो उन्हें ये चीज़ पसंद आई, और उस वक्त कनाडा में ज़्यादातर लोगों की जो वर्क फोर्स की ज़रूरत पेश आई, और वहाँ ज़्यादातर एग्रीकल्चर में काम हो रहा था, रेलवे में काम हो रहा था, और माइंस के लिए जो है वो लोगों की जो है इस वक्त वहाँ ज़रूरत थी। तो एक ही महीने के बाद जब वो वापस आए, तो एक ही महीने के बाद सिंह साहब को दोबारा मौका मिलता है कि वो पंजाब से और कुछ और ब्रिटिशर सोल्जर्स के साथ जो हैं वो ब्रिटिश कोलंबिया में यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जो है आने के बाद जो है वो अपना जो है वो काम काज और दूसरी चीज़ों में जो है उनको मौका मिलता है यहाँ काम करने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए। और उसके बाद ये हुआ कि हमने देखा कि जितने भी बाद में भी लोग आए सिख, वो भी ज़्यादातर हमने देखा कि वो ब्रिटिश कोलंबिया में ही जाके जो है वो आबाद हुए। हुआ ये कि यहाँ पर आए तो ज़ाहिर है वहाँ हिंदुस्तान में उनको इतनी लेबर्स की पैसे नहीं मिलते थे, तो यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ काम किया। बज़ाहिर तो वो कम पैसों में काम था, लेकिन क्योंकि वो वहाँ के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से पैसे बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने बहुत ही कहते हैं ना कि कम पैसों में भी वहाँ पर जो है वो काम शुरू किया, जिसको देखते हुए जो वहाँ यहाँ की, अब जो मैं यहाँ का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हम यहाँ कनाडा में बैठे हुए हैं, तो कनाडा की जो लोकल पॉपुलेशन थी उनको जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी जॉब्स जो हैं वो जा रही हैं। क्योंकि उस वक्त ये हुआ कि बकौल उनके कि जो सिख वहाँ से आ रहे हैं वो कम पैसों में काम कर रहे हैं, और जो फर्स्ट चॉइस जो थी कंपनियों की वो ज़्यादातर ये थी कि वो सिख को जो है वो वहाँ हायर कर लेते। दूसरे एंड पे जो सिख आ रहे थे वो कभी भी ये नहीं चाहते थे, उनका मेन मोटिव यही था कि यहाँ आना था, पैसे कमाना था, अपनी फैमिलीज़ को जो है वो वापस चले जाना था, वहाँ उनका लाइफस्टाइल बेहतर करना था। जो मेन वजह यहाँ सबसे ज़्यादा बनी वो ये बनी कि यहाँ पर आने के बाद उनको एक फ्रीडम सी जो है वो फील हुई। उनको लगा कि जो यहाँ करने का जो काम है, जिस तरीके से यहाँ काम करने की आज़ादी है, जो लोग यहाँ
आसानी से मूव कर सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं, वो इंडिया में नहीं थी। तो एक मेन वजह ये भी थी कि उसके साथ साथ काम और पैसे की तो ज़रूरत थी, लेकिन उसके साथ एक फ्रीडम भी जो थी उसको भी अट्रैक्ट किया यहाँ पर सिख तमाम कम्युनिटी को। तो वो यहाँ पर जो है आना शुरू हो गए। स्लोली ये हुआ कि जब वहाँ से लोग आना शुरू हो गए तो जो हिंदुस्तान में, उस वक्त भारत में जो पंजाब में रहने वाले थे, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर भी बनाना शुरू कर दिए, उनके पास थोड़ा सा पैसे भी आने लग गए। तो हुआ ये कि तकरीबन यूँ समझ लें कि ये टाइम हम पहुँचते हैं ईयर 1908 में। 1908 में तकरीबन 5200 जो हैं वो कनाडा लोग पहुंचते हैं, जिसमें आप इमेजिन करेंगे कि 90% लोग उसमें सिख थे। तो और वो इसीलिए आए थे कि यहाँ पर जो है वो काम कर सकें, पैसे कमा सकें और अपनी जो है वो लाइफ को बेहतर भी बना सकें। लेकिन दूसरे एंड पे ये हुआ कि वहाँ पर ज़ाहिर है आपको मालूम है कि ब्रिटिशर्स दोनों तरफ काबिज थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक ये डिफरेंस ज़रूर रखा था, जितनी आज़ादी और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कनाडा में हो रहा था, इसके कंपेयर में इंडिया में इतनी फ्रीली आपके पास आज़ादी नहीं थी, आपके पास फ्रीडम नहीं थी, और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस हिसाब से नहीं बन रहा था। तो जो लोकल थे वहाँ पर, उन्होंने जो है वो इस चीज़ को मीडिया में हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि हिंदू इन्विजन हो गया, यानी यहाँ पर हिंदू आ गए। मैं हिंदू का वर्ड इसलिए यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, आगे चल के आपको बताऊँगा कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो लोकल थे वो सबको हिंदू कहते थे जो ब्राउन थे, यानी गोरे तो थे लेकिन ब्राउन, जितने लोग ब्राउन होते थे, वो ज़रूरी नहीं कि वो सिख थे या और भी दूसरे कम्युनिटी के, जितने लोग ब्राउन यहाँ आए उन सबको जो है वो यहाँ पर उनको जो है वो हिंदू के नाम से जो है वो यहाँ पर बुलाते थे। और यहाँ पर कई ऐसे आर्टिकल्स भी यहाँ पर फिर छपना शुरू हो गए। लोकल जो पॉपुलेशन थी उन्होंने यहाँ की जो उस वक्त कह लें कि पॉलिटिशियन से उनको धमकियाँ देना शुरू कर दी, मतलब उनके साथ प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिया कि जनाब अगर आपने इनको यहाँ आने से नहीं रोका तो हम जो है वो आपके जो है वो वोट नहीं करेंगे और आपके खिलाफ जो है गवर्नमेंट के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरे एंड पे जो सिख यहाँ आ रहे थे वो कभी भी, मैं कहता हूँ कि आज भी ये सल्यूट टू सिख कम्युनिटी के, वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज और उनका जो रहन सहन है उसको आज भी अपने साथ कैरी करते हैं। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। उस वक्त भी यही हुआ कि उन्होंने जब यहाँ आए कनाडा में तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज पंजाबी को जो है वो रखा और वो बहुत वेल कनेक्टेड रहे पंजाब से, इंडिया से। और उन्होंने यहाँ आने के बाद जो है वो गुरुद्वारे भी ओपन किए। जो लोग यहाँ पहुँचे उन्होंने कुछ पैसे जमा किए और गुरुद्वारे जो है ओपन किए, और उन्होंने वही सेम सिस्टम खोला कि जहाँ बिल्कुल फ्री जो है लंगर, जिसको खाना हम कहते हैं, लंगर जो है वो उन्होंने यहाँ पर सिलसिला भी शुरू किया। इसके अलावा उनको जो कई लोग ऐसे जो आते थे नए और उनको कहीं जॉब्स नहीं मिलती थी, तो वो वहाँ पर उनकी कुछ छोटी मोटी जॉब जो होती थी वो गुरुद्वारे में ही उनके लिए पहले से ही जो है वो तैयार होती थी या उनकी मदद कर दी जाती थी कि जो भी नया आता था तो वो भी वहाँ आके रह सकता था और खाना पीना भी उसके लिए वहाँ पर हो सकता था। 1905 में 1905 में पहला गुरुद्वारा जो है वो वैंकूवर में ओपन हुआ और दूसरा गुरुद्वारा जो है 1908 में ये भी वैंकूवर में जो है वो बना। और मेन मकसद यही था कि तमाम सिख बरादरी जो है वो एक साथ कनेक्टेड रहे, एक साथ अपनी इबादत कर सके और एक कल्चर बिल्ड कर सके कि वहाँ से जो कोई भी आ रहा है इंडिया से, वहाँ यहाँ आता है वैंकूवर में, ब्रिटिश कोलंबिया में, तो उनके लिए एक जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि वो किसी किस्म की उनको परेशानी ना हो और उनको जॉब ढूंढने में भी जो है वो बहुत जो है वो आसानी होना शुरू हो जाए। यहाँ पीछे चलते हैं एक साल, यहाँ ईयर 1907, ये वो साल है जब यहाँ पर जो है वो राइट्स होते हैं गोरे में, और ज़ाहिर है यहाँ जो लोकल कम्युनिटीज़ है और उनके सिख के दरमियान बहुत से लोगों की जानें जाती हैं, बहुत से लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी होते हैं। और फिर एक बार फिर ये प्रेशर क्रिएट किया जाता है पॉलिटिशियंस के ऊपर जो कि यहाँ के लोकल से, उनकी तरफ से कि जनाब ये यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो हमारी जॉब्स को जो हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं और हमारे लिए जो है वो मुश्किलात होते हैं। तो कनाडा की उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, जो लोग थे पॉलिटिशियन से, उन्होंने जो है वो बहुत सारी अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाना शुरू कर दी और तकरीबन 2 साल इसमें जो है उन्होंने काफ़ी काम किया और उसके बाद उन्होंने इतनी मुश्किल पॉलिसीज़ स्ट्रिक्ट कर ली कि ये हाल हो गया था कि इंडिया से 1909 में सिर्फ और सिर्फ 6 लोग आ सके। मैंने जैसे बताया कि इससे पहले जिक्र किया कि 5200 लोग आए थे 1908 में, तो उस वक्त उसमें से 5200 में से 90% लोग जो हैं वो सिख कम्युनिटी में से थे। और यहाँ 1909 की अगर आगे बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 6
जो हैं वो सिख आ सके। अब यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई 1909 के बाद के जो लोग ऑलरेडी यहाँ मौजूद थे, जो रह रहे थे, जाहिर है वो डिस्कनेक्टेड अपनी फैमिली से होना शुरू हो गए। कुछ लोग जो वहाँ से आ रहे थे वो नहीं आ पा रहे थे, फिर यहाँ से कुछ लोग आ गए, उनकी वाइफ्स वहाँ पर हैं, बच्चे वहाँ पर हैं, फैमिलीज वहाँ पर हैं, तो ये बहुत सारे जो हैं वो मसले मसाइल उनके लिए खड़े हो गए। और आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि बहुत से लोगों ने यहाँ से जो है वापस जाना शुरू कर दिया। और एक वक्त ये भी था कि वैंकूवर की आबादी जो है वो सिख कम्युनिटीज़ के जो लोग थे वो ऑलमोस्ट हाफ हो गई थी। उसके बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद जो है एक और कानून पास किया जाता है, लेकिन जाहिर है आपको मालूम है कि सिख किसी न किसी तरीके से कम्युनिटी यहाँ पहुँचने में कामयाब हो रही थी, तो और सख्त करने के लिए कनाडा ने एक और उस वक्त की गवर्नमेंट ने कानून पास किया। और वो कानून ये था कि अगर कोई भी यहाँ पर आता है इंडिया से, यानी जो बाहर से इमिग्रेंट होकर, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि इंडिया के लिए, यस मैं यहाँ को क्लियर कर दूं, जो इंडिया से आएगा वो कम से कम $200 लेकर आएगा अपने साथ। और $200 अभी तो बाजार नहीं लग रहे होंगे, उस वक्त जो आम कह लें कि इनकम होती थी वो 4 सेंट के इक्विवेलेंट होती थी अगर कोई भी कमाता था। अगर मैं ब्रिटिश इंडिया की बात करूं तो इन्होंने कहा कि ठीक है जी, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट $200 अपने साथ लाने होंगे। और इसके अलावा आपका जो सफ़र होगा इंडिया से वो डायरेक्ट कनाडा होगा, आप बीच में कहीं भी स्टॉप बाय या स्टॉप ओवर नहीं कर सकते। अक्सर लोग शिप जो है आपने देखा होगा, जब हिंदुस्तान से यहाँ आने के लिए शिप का बहुत लंबा सफ़र है तो वो यूके में शिप रुकता था या किसी और जगह पे और फिर यहाँ वैंकूवर पहुँचता था। तो इन्होंने कानून बना दिया कि एक तो आप $200 लेकर आएंगे, उसके बाद आपका वो शिप जो आएगा इंडिया से वो डायरेक्ट आएगा, जैसे आज के तौर में कहते हैं ना डायरेक्ट फ्लाइट, तो वो डायरेक्ट शिप वहाँ से आएगा। और तीसरी शर्त उन्होंने उस कानून में एक ये भी थी कि आपने सफ़र करने से पहले ही वो टिकट बाय करना है, ताकि आप सफ़र जब कर रहे हो तो वो उस वक्त वो बाय नहीं कर सकते, या यहाँ आने के बाद आपको जो है वो टिकट नहीं लेना पड़ेगा, आपको पहले से जो है वो टिकट लेना पड़ेगा। तो इसका हाल अगेन वही हुआ, इस कानून के बाद भी बहुत से लोगों ने जो है वो कट ऑफ किया, जा नहीं पा रहे थे। और फैमिलीज़ जो हैं जो अगेन वहाँ फंसी हुई, जैसे मैंने पहले बताया कि उनके दरमियान एक गैप आ गया था, वो अपने कल्चर के साथ नहीं जुड़ पा रहे थे, अपने मुल्क इंडिया यानी ब्रिटिश इंडिया के साथ नहीं जुड़ पा रहे थे। और ये मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते गए। 1908 से लेके 1911 में, जैसे मैंने पहले बताया कि हाफ हो गई थी पॉपुलेशन जो है इंडियंस की इन वैंकूवर में, ब्रिटिश कोलंबिया में, और उनको किसी किस्म का जो है यहाँ पर काम भी जो है वो नहीं मिल रहा था। तो ये एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया 1908 से लेके 1911 तक। फिर एक साल आता है 1912 का, और जब एक जो वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे थे एक शख्स जो 1906 में वहाँ पहुँचे थे, उनका नाम था बलवंत सिंह। बलवंत सिंह 1906 में 1906 में जो है वो फर्स्ट टाइम कनाडा लैंड करते हैं और अपनी यहाँ ज़ाहिर लाइफ सेटल कर लेते हैं। उनकी वाइफ आती हैं 1912 में, और वो यहाँ आती हैं, वो ज़ाहिर है जैसे मैंने बताया कि अभी कनाडा ने इतने सख्त रूल कर दिए थे कि उनको वहाँ पर बॉर्डर पे ही जब शिप पे आए तो उनको डिटेन कर लिया गया और उनको अंदर एंट्री नहीं दी गई। लेकिन क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो ये भी मुमकिन नहीं था कि उनको ज़ाहिर इतना लंबा सफ़र करके जो है वो वापस भेज दिया जाए। तो उस वक्त जो है वो ये केस चला यहाँ पर, और उसके बाद एक लंबा सफ़र उन्होंने जो है वो इसकी केस लड़ने के बाद फाइनली ये हुआ कि एक एक्ट ऑफ ग्रेस के नाम से जो है उनको परमिशन दी गई कि वो कनाडा में रह सकती हैं। तो 28 अगस्त 1920 को जो है वो उनके यहाँ जो है वो एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम जो है वो हरदयाल सिंह अतवाल होता है, और वो एक वैंकूवर के सिख टेम्पल या जो गुरुद्वारा है वहाँ पर जो है वो पैदाइश उनकी होती है। तो ये कहा जा सकता है कि जो फर्स्ट सिख फैमिली जो है जो यहाँ पैदा हो गई वो जो है वो ये फैमिली जो थी इनको कंसीडर किया जाता है, और उनको जो है वो आने वाले वक्त में जो है कर दिया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जब 1914 में ये पहली बार होता है कि एक गुरजीत सिंह साहब जो हैं ये बहुत ही एक रिच आदमी थे, एक बिजनेसमैन थे, सिख थे, और इन्होंने जो है वो एक जो है शिप रेंट किया, और वो शिप का नाम क्या था, वो कोमागाटा मारू था। और इसमें तकरीबन 376 इंडियंस जो हैं जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिख थे, उनको जो है वो उसमें जो है वो किया जाता है। ये हांगकांग से जो है वो रेंट किया गया था ये शिप कोमागाटू मारू, और इसमें जो है तकरीबन 376 सिख को जो है वो शिप किया जाता है। और जो ये सिंह साहब हैं, गुरजीत सिंह साहब जो कि एक रिच बिजनेसमैन थे, उन्होंने ये मेक श्योर किया कि हर सिख
के पास $200 होने चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त की यहाँ पर ये कानून पास किया था कि कोई भी इंडिया से आएगा तो उसके पास एटलीस्ट $200 जो हैं होने चाहते हैं। तो सिंह साहब ने ये मेक श्योर किया कि हर सिख के पास जो उस वक्त शिप में मौजूद है उसको जो है वो $200 जो हैं वो दिए गए और ये शिप जो है वो अपने सफ़र की तरफ जो है वो निकल गया। ये खबर जब हुई तो यहाँ पर ये खबर लीक हुई और जिसकी वजह से फिर एक बार ये बातें यहाँ के अखबारात में, ज़ाहिर उस वक्त टेलीविज़न तो नहीं होगा, अखबारात में जो है ये छपना शुरू हो गया कि ब्राउन इन्विजन जो है वो दोबारा से होने जा रहा है और इस पर जो है वो कैनेडियन जो अथॉरिटी है उनको जो है वो लीगल वर्क इसको करना चाहिए ताकि यहाँ पर जो वो लोग आ रहे हैं उनको किसी तरीके से यहाँ नहीं पहुँचना जाए। और ये हुआ भी, उनको जो है वो स्टॉप कर लिया गया, उनको अलाउ नहीं किया गया और अथॉरिटीज़ ने सिर्फ और सिर्फ उस वक्त 376 लोगों में से 23 लोगों को अलाउ किया कि वो जो हैं वो वहाँ पर अलाउ कर सकते हैं और उसके बाद जो है ये शिप वापस जो है वो कनाडा पहुँच गया। तो ये सिलसिला आज भी जारी है और ये सफ़र आज भी सिख कम्युनिटीज़ का जारी है और किस तरीके से सिख कम्युनिटी यहाँ के कनाडा के सिस्टम में जो है इंटीग्रेट किया, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को कभी भी नहीं छोड़ा। और इनिशियली जो सिख जितने भी आए उनका ये मोटिव था ही नहीं पहले कि हमने कनाडा में जो है वो रहना है। मेजॉरिटी लोग आते थे, काम करते थे और चले जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो बात के जो टाइम्स हुआ, जब इंडिया आज़ाद हुआ और जो सिलसिला हुआ वो सब हमें मालूम है, उस स्टोरीज़ में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा ऑपरेशन हुआ, फिर जिस तरीके से बहुत ही तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ आना शुरू हो गए और यहाँ आकर भी सिख कम्युनिटीज़ ने अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को कायम रखा, अपने इंडिया के साथ जुड़े रहे, अपनी धरती के साथ जुड़े रहे और मेहनत करते रहे। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये काम छोटा है या बड़ा है, उन्होंने हर तरह का काम यहाँ किया और अपने अपने परिवार को जो है वो एक बेहतर माहौल में जो है वो परवरिश की। और आज भी हम देखें कि इस वक्त ये हालात हैं कि कैनेडियन पार्लियामेंट में जितने सिख हैं वो शायद इंडियन पार्लियामेंट में भी नहीं होंगे और इंडिया की पॉपुलेशन के जो सिख हैं वो 1.72% जो है इंडियन पॉपुलेशन के हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम कैनेडियन पॉपुलेशन का देखें तो सिख यहाँ पर 2.1% यहाँ पर सिख की आबादी है। तो एक सिखों ने एक अपना लंबा सफ़र तय किया जो कि तकरीबन 100 साल से ज़्यादा का ये सफ़र है और आज तक जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि जब किस तरीके से यहाँ पर सिख आए, उनको क्या दुश्वारी रही और किस तरीके से उन्होंने अपना और अपनी फैमिली को जो है वो अटैच रखा, अपने गुरुद्वारों के साथ अटैच रखा, अपना वो कल्चर कायम रखा और उसी की बिना पर आज भी सिख कम्युनिटी जो है वो हमने देखा कि ज़्यादातर ब्रिटिश कोलंबिया में आबाद हैं या ओंटारियो में आबाद है। तो यही दो सूबे थे जहाँ पर आकर जो है वो इनिशियली सिख कम्युनिटी ने आकर जो है वो अपना काम शुरू किया। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। यहाँ पर जो है एक छोटा सा ब्रेक ले लेते